हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी यूनिट 1 के बारे में। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर और रिस्पॉन्स एंड इट इज़ एन एनरिचमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। सम एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है उसे ही हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग के बारे में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने हमें यहाँ पर डेफिनेशंस दी हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज़ द एक्वाइजेशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड रिस्पॉन्स। गेट्स ने दी है चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। तो इन डेफिनेशंस का यूज़ अगर आप अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखते टाइम करते हैं तो आपका आंसर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इजी याद करने के लिए इजी होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग की। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, लर्निंग इज़ गोल ओरिएंटेड, learning is organization of experience, learning is lifelong, learning is continuous, learning is a process of adjustment, learning is transferable, learning is continuous, learning is gradual। graduals का मीन्स होता है स्लो स्टेप बाय स्टेप। हम किसी भी चीज़ को एकदम से याद नहीं कर सकते, एकदम से नहीं सीख सकते, उसे थोड़ा थोड़ा करके ही हम सीख सकते हैं। आई होप कि आपको लर्निंग के बारे में उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग्स। अब लर्निंग को दो तरह के फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सनल फैक्टर, सेकंड एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर्स में हमारे मोटिवेशन, एज, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एस्पिरेशन लेवल, फैटिग्यू, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, विलिंगनेस टू लर्न, ये सभी चीज़ें हमारे पर्सनल फैक्टर्स में काउंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में हमने सबसे पहले टीचर रिलेटेड फैक्टर लिए हैं, देन उसके बाद कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स लिए हैं। हम बात कर लेते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर्स की। फर्स्ट है हमारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड बिहेवियर, टीचिंग मेथड ऑफ रीइंफोर्समेंट। एक टीचर को कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वो अपनी क्लास में करवाता है, या फिर उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, उसका बिहेवियर कैसा है टुवार्ड्स सब्जेक्ट, या फिर उसके मेथड्स कैसे हैं टीचिंग के, या फिर रीइंफोर्समेंट किस तरह से वो बच्चों को करता है, ये सभी चीज़ें हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस, सीक्वेंस, साइज एंड क्वांटिटी ऑफ सिलेबस, डिवाइड द कंटेंट एंड प्रैक्टिस, गोल ओरिएंटेड ऑफ स्टडी मटेरियल। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ लर्निंग की। अब लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं, कोग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन्स। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग के। यहाँ पर हमने लॉज ऑफ लर्निंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, सेकंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट ऑल्सो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग की। लॉ ऑफ रेडीनेस, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडी होना, प्रिपेयर होना ज़रूरी है। विदाउट प्रिपरेशन वी कांट लर्न इफ़ेक्टिवली, वी कांट लर्न मीनिंगफुल। किसी भी चीज़ को मीनिंगफुल सीखने के लिए हमें रेडी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस। अब कोई चीज़ हमने सीख ली है तो उसकी एक्सरसाइज, उसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ज़रूरी है उसे अपनी हैबिट बनाने के लिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अब किसी भी चीज़ को हमने एक्वायर कर लिया है तो उसका इफ़ेक्ट हम पे किस तरह से पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई सिचुएशन आ गई तो उस टाइम पर हम अपनी लर्निंग को किस तरह से यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ प्राइमेसी एंड रिकवरी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड और मेंटल सेट, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एनालॉजी और असिमिलेशन, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है हमारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी।
जिसको E.L. थॉर्नडाइक ने दी है, जिसे थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब E.L. थॉर्नडाइक ने लर्निंग के बारे में एक डेफिनेशन भी है, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुली होता है किसी भी चीज़ का मोटिवेशन लेवल, एंड रिस्पॉन्स उस मोटिवेशन को लेकर हम किस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है एक कैट पर थ्रू अ पजल बॉक्स। एक पजल बॉक्स है जिसमें एक लीवर लगा हुआ है, उसमें एक कैट को बंद कर दिया जाता है और उस पजल बॉक्स के बाहर फ़िश रखी जाती है। फ़िश की जो स्मेल होती है वो एक भूखी कैट होती है, तो स्मेल जो है फ़िश को मोटिवेट करती है उसे खाने के लिए। तो उस पजल बॉक्स में बिल्ली बहुत ज़्यादा उछल कूद करती है, बाहर आने के बहुत ज़्यादा तरीके ढूंढती है। लास्ट में एक एरर से, गलती के थ्रू जो उस बॉक्स में लीवर लगा हुआ है वो लीवर पुश हो जाता है। लीवर के पुश होते ही उस बॉक्स का गेट जो है वो ओपन हो जाता है और कैट सडनली बाहर आकर उस फिश को खा लेती है। तो बहुत सारी गलतियों के बाद एक गलती के थ्रू उस कैट से लीवर पुश हुआ एंड उस पुश होने से जो बॉक्स का गेट है वो ओपन हो जाता है। तो इसी तरह से लर्निंग होती गई। अब एक कैट को पता चल चुका है कि हाँ, उस लीवर को दबाने से ये जो गेट है वो ओपन हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद ये गलतियां कर करके कैट को हैबिट हो जाती है, उसे रोट लर्निंग हो जाती है कि हाँ, वो एक लीवर को दबाएगी तो उसके बाद वो गेट ओपन हो जाएगा, वो बॉक्स से बाहर आ सकती है एंड अपने खाने को वो आराम से ईजिली खा सकती है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है कैट एंड स्टिमुलस फिश। मोटिवेशन है उसकी स्मेल एंड ड्राइव जो है हंगर है। अगर बिल्ली भूखी ना होती तो फिश की जो स्मेल है उसको मोटिवेट नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। सो फर्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड रिपीटेशन, एक्सपीरियंस, लॉ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, मेमोराइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अब थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि मैकेनिकल। जो ये बॉक्स है वो मैकेनिकल है, इसमें हमने लीवर को पुश किया तब ये गेट ओपन होगा। अगर ये मैकेनिकल नहीं होता तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता, या फिर इसके लिए हमें कोई और आइडिया लगाना पड़ता। सो इसकी ये एक लिमिटेशन है कि इसमें थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट बॉक्स को यूज़ किया है जो कि एक मैकेनिकल बॉक्स है। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अब बिल्ली ने इतने ज़्यादा एरर्स किए कि उसमें उसका टाइम एंड एनर्जी दोनों ही वेस्ट हुए। रोट लर्निंग है, एक टाइम बाद जब एरर्स की काउंटिंग कम होती गई, एरर्स कम होते चले गए लर्निंग में, तो एक रोट लर्निंग स्टार्ट हो गई। बिल्ली को पता चल चुका है अब कि वो लीवर को दबाएगी तो वो बॉक्स से बाहर आ सकती है। इट इज़ नॉट मच यूज़फुल फॉर ब्राइट एंड हायर क्लासेस स्टूडेंट्स। तो आई होप कि जो हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग को इवान पावलोव ने दिया है, जिसे एस टाइप कंडीशनिंग भी कहते हैं। अब इवान पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट एक डॉग पर किया है। अब डॉग का स्टिमुलस भी फूड है, बट इसका जो रिस्पॉन्स है वो एक सलाइवा है, कि खाने को देखकर डॉग के मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। अब डॉग किस तरह से स्टिमुलस हुआ, उसका एक न्यूट्रल स्टिमुलस है बेल, कि एक डॉग है उसके सामने एक बेल बजाई गई, उस बेल के बजते ही डॉग के सामने खाना आ गया। उस खाने को देखते ही डॉग के मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे रिपीटेशन होती चली गई इसी तरह से। एंड अब एक टाइम ऐसा आ गया कि बेल के साउंड होते ही डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता है, और जबकि खाना उसके सामने बाद में आता है। तो ये एक लर्निंग हो गई डॉग की कि हाँ, बेल बजी है, इट मीन्स खाना आने वाला है। डॉग के मुंह में सलाइवा आने लगा, तो ये इट इज़ अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, कि उसके सामने खाना नहीं आया है फिर भी डॉग के मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। डॉग ने पहले ही रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। अब इसका प्रोसीजर है कुछ।
फर्स्ट है बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग मीन्स डॉग के सामने बेल बजाई गई, देन खाना आया। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, डॉग को पता नहीं था बेल क्यों बजी है। अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, खाना आया तो डॉग ने अनकंडीशनली रिस्पॉन्स किया क्योंकि खाना देखकर उसके मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग, बेल बजाई गई फिर उसके सामने सडनली खाना आ गया, मीन्स बेल बजी और खाना आ गया तो बेल की आवाज़ सुन के उसको कंडीशनिंग होना स्टार्ट हो गई, तो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। बेल बजी, खाना आया, सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। आफ्टर कंडीशनिंग, बेल बजी, सलाइवा आना स्टार्ट हो गया, खाना बाद में आया। सो कंडीशनिंग स्टिमुलस, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स मीन्स अब डॉग को पता है कि ये जो बेल बजी है वो इसलिए बजी है क्योंकि खाना आएगा, तो कंडीशनिंग स्टिमुलस। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, सलाइवा आ गया मतलब खाना आएगा बाद में। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं डायग्राम की हेल्प से। न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल बजी, न्यूट्रल रिस्पॉन्स, खाना आया, डॉग ने रिस्पॉन्स किया, कंडीशनिंग हो गई, कंडीशन स्टिमुलस हुआ, बेल बजी, सलाइवा आया एंड कंडीशन रिस्पॉन्स। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग की। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ टाइम। अब प्रिंसिपल ऑफ टाइम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है जिसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टिमुलस, डिलेड, ट्रेस, बैकवर्ड। मीन्स कंटिन्यूसली अगर डॉग के सामने बेल बजते ही खाना आ रहा है देन ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। अगर बेल बजी, खाना थोड़ी देर में आया तो लर्निंग अफेक्ट होगी। ट्रैक मीन्स बेल बजी, 2 दिन बजी, 3 दिन बजी, डॉग के सामने खाना नहीं आया तो इफ़ेक्ट करेगा उसकी लर्निंग पे। बैकवर्ड कंडीशनिंग, तो इस तरह से टाइम जो है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग है कंडीशनिंग में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एज, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल बैरियर्स। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं जो कि हमारे अंदर हैबिट फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, एलिमिनेशन ऑफ फियर एंड फोबिया, हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग, यूजफुल इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, यूजफुल इन एडजस्टमेंट, यूजफुल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की, जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। हार्वर्ड गार्डनर ने यहाँ पर 8 टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है जिसमें एक और इंटेलिजेंस बाद में ऐड की गई थी। हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक भी है जिसे फ्रेम्स ऑफ माइंड कहा जाता है, जिसके बारे में आपसे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अब हम बात कर लेते हैं 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की। फर्स्ट इंटेलिजेंस है हमारी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल पोइट एंड राइटर्स हमारे इस इंटेलिजेंस में काउंट किए जाते हैं। सेकेंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसका एग्जाम्पल सिंगर्स हैं। थर्ड इंटेलिजेंट लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसके लिए हम एग्जाम्पल साइंटिस्ट को भी ले सकते हैं। फोर्थ है स्पाइटल इंटेलिजेंस, जिसमें आर्किटेक्ट आते हैं। फिफ्थ बॉडीली काइस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसमें स्पोर्ट्समैन को हम काउंट करते हैं। 6 इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, हम अब दूसरे लोगों को किस तरह किस हद तक समझ सकते हैं वो हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। 7th है हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये है कि हम खुद को किस हद तक समझ सकते हैं, अपने बारे में हम कितना जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम गौतम बुद्ध को ले सकते हैं। 8th इंटेलिजेंट है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें हम बायोलॉजिस्ट या फिर गार्डनर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 9th इंटेलिजेंस जो कि बहुत कम एग्जाम्स में पूछी जाती है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। अब इसके बारे में हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख सकते हैं जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक पर्सन में अपनी एक इंटेलिजेंस अलग होती है। हर एक व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो किस फील्ड में इंटेलिजेंस है वो उस पर मैटर करता है।
इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि एम्पेरिकल एविडेंस, इसके एविडेंस बहुत कम मिले हैं हमें, एंड लेस अमाउंट ऑफ रिसर्च। जो गार्डनर हैं उन्होंने लेस अमाउंट में रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा रिसर्च उन्होंने नहीं की है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक व्लॉग।